अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैर से होंगे। तो बग़ैर वक्त को ज़ाय किए जो है हम अपने वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की इस वीडियो में या इस लेक्चर में एडोब फ़ोटोशॉप के जो लेटेस्ट वर्जन है उसको सीखने के बारे में बात करेंगे, और इस एक वीडियो में हम उस मुकम्मल सॉफ्टवेयर को जितना हो सकेगा सीखेंगे और उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एडोब फ़ोटोशॉप का जो है लेटेस्ट वर्जन जो 2021 का है इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहली जो गलतफ़हमी वो ये है कि अगर आपके पास कोर i3 या उसके बाद के पीसीज़ हैं और वो बहुत हाईटेक नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या स्मूथ नहीं चलता। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो इसके लिए रैम दरकार है वो कम से कम 8 जीबी की है। कोशिश करें कि इसके साथ एसएसडी हार्ड का इस्तेमाल करें, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। रैम 8 जीबी और कोर i3 या इसके बाद का कोई भी वर्जन हो, आप उसके ऊपर लेटेस्ट फ़ोटोशॉप को चला सकते हैं। यहाँ से मैं हेल्प में जाके अबाउट फ़ोटोशॉप के अंदर इसका वर्जन भी देख लेता हूँ। हम इस टाइम इसका 22.1.1 रिलीज़ जो है, जो कि अडोब फ़ोटोशॉप 2021 भी है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जो इस वक्त जिस पीसी पे इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ वो लैपटॉप है। पीसी इज़ इक्वल टू पर्सनल कंप्यूटर के कई कमेंट्स में ये भी आना आ जाए कि पीसी नहीं है लैपटॉप है, तो मेरा पीसी जो है वो लैपटॉप है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 8 जीबी की रैम जो है इंस्टॉल है, और उसके अलावा ये i7 का 5th जनरेशन है, और मैं डेल यूज़ कर रहा हूँ लैटिट्यूड E7450। विंडोज़ भी इसके अंदर मैंने लेटेस्ट ही रखी हुई है। अपडेट्स जो है ऑन है और वो चलते रहते हैं, लास्ट अपडेट। ठीक है, तो अब हम आते हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर। हम कोशिश करेंगे कि आज इस फ़ोटोशॉप के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बता सकूँ। अडोब फ़ोटोशॉप का अगर आप पिछले वर्जन यूज़ कर चुके हैं तो भी आपको इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएगा, और आपने अगर कभी फ़ोटोशॉप नहीं इस्तेमाल किया और आप पहली मरतबा इस वीडियो के ऊपर आ गए तो भी कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप इसको बड़ी आसानी से सीख सकेंगे। जितनी देर की भी वीडियो होगी आपको इसके अंदर इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इसके बारे में गाइड करूँ, बता सकूँ। ये आप देख सकते हैं कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसका जो वेलकम पेज है वो रिसेंट के ऊपर है। यहाँ पे आपका जितना भी रिसेंट वर्क है, आपका जितना भी रिसेंट काम है जो आपने किया है, वो सारा का सारा यहाँ पे होगा। अच्छा, एक जो गलतफ़हमी है वो ये है ज़्यादातर लोगों में कि फ़ोटोशॉप के अंदर आप जस्ट अपनी जो पर्सनल इमेजेस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल नहीं है। लाइक अक्सर लोग जो है कोरल के अंदर या दीगर चीज़ों के अंदर अपने लोगोस वगैरह बनाते हैं, प्रिंटिंग्स वगैरह के लिए जो मेटा वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ पे करते हैं, वो प्रिंट के लिए। यानी कि ज़्यादातर कोरल को इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फ़ोटोशॉप को अगर आप अच्छी तरीके से ग्रिप रखते हैं तो वो तमाम काम आप फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर देखें, अभी आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन हुई हुई है, ये है। अब ये अगर हम इसको ओपन करें तो देखें ये एक स्पाइसेस कंपनी है, फूड कंपनी है, उसकी पैकिंग है। जैसे कि फूड नेशनल आप लगा लें, नेशनल एक फूड कंपनी है, आप उसके मसालों के डब्बे शब्बे जो है ये वो करते हैं इस तरीके से। ये उसकी पैकिंग है, उसका बॉक्स बना हुआ है, और ये देखें बहुत ही अच्छे पिक्सल्स के ऊपर फ़ोटोशॉप के अंदर बनाया गया है, और इसकी रिसाइजिंग वगैरह हर चीज़ इसी में की गई है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं दीगर यहाँ पे ये लोगों को, इस लोगों को यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगोज़ हैं, एक ही लोगो है, इसके मुख्तलिफ़ वर्जन से इनको डिज़ाइन किया गया है। फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इनको डिज़ाइन किया गया है। इस तरह के स्टिकर्स हैं, स्पेशल डील्स वगैरह का जो वेब में यूज़ होते हैं। ये ब्राउचर है, और उसके अलावा ये भी लोगो है, ये स्टिकर है जो कि इसके ऊपर दवाइयों का, यानी पेशेंट का स्टिकर है जो कि दवाइयों के ऊपर इस्तेमाल होता है। ये लोगो है ईद उल अज़हा की, ये इलस्ट्रेशंस की फ़ाइल्स हैं जो कि इसी पे बनाई गई हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ छोटे छोटे ग्राफिक्स को यूज़ करके इसको एक इमेज को बनाया गया है। लाइक बकरे जो है हमने अलहदा यूज़ किए हैं PNG के, बैकग्राउंड इमेज, और इस तरीके से इसको इकट्ठा करके इस इमेज को बनाया गया। ये भी आप देख सकते हैं कि स्पाइसिस कंपनी है, उनके ये स्टिकर्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये रिसेंट वर्क, क्योंकि मेरा लास्ट प्रोजेक्ट जो है इनके साथ था, तो इनका बहुत सारा काम आपको नज़र आ रहा है।
अब हम आगे चलते हैं कि रिसेंट के बाद आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं बाय नेम, आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं बाय साइज़, और आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं बाय काइंड। ठीक है, तो हम इसको रिसेंट सॉर्ट बाय रिसेंट ही कर देते हैं। आप यहाँ से अपने काम को सर्च भी कर सकते हैं अगर किसी फ़ाइल का नाम आपको याद है, और उसके अलावा यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ये ग्रिड व्यू में चाहिए या ये लिस्ट व्यू में चाहिए। ग्रिड व्यू के अंदर जो है आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है कि आपने ये काम कितने दिन पहले किया था, कितनी सा फाइल साइज़ है, और इसका काइंड क्या है, कौन सी फ़ाइल है, लाइक जेपेक है, पीएसडी है, पीएनजी है, जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं उसका आपको यहाँ पे पता चल सकता है। ठीक है, अब उसके बाद मेन्यू का जो पहला यहाँ पे टैब है वो है फ़ाइल, तो हम फाइल पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल एन, वो बता रहा है कि कंट्रोल एन के ज़रिए आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। हर फंक्शन के आगे उसका शॉर्टकट लिखा होता है। हम अगर न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फ़ाइल ओपन होगी इस तरीके की, ये भी इसी तरीके से रिसेंट, सेव फ़ोटो, और ये आपको बकिया मेन्यूज़ आप देख सकते हैं। अब हमने इसको सबसे पहले जो है ओपन किया फाइल के अंदर कंट्रोल एन, सॉरी, न्यू पे क्लिक करके, और अब नेक्स्ट जो है हम कंट्रोल एन प्रेस करके सेकेंडली इसको ओपन कर सकते हैं। देखें सेम फाइल ओपन हो गई है। थर्ड जो है हम क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके भी इसी फाइल को देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे रिसेंट वर्क में जो मैंने साइजेस इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। लाइक मेरे पास क्लिपबोर्ड में जो इमेज क्लिपबोर्ड होता है, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो हमारी क्लिपबोर्ड के ऊपर आ जाता है। तो इस टाइम मेरे क्लिपबोर्ड पे जो इमेज कॉपी है वो 1200 बाय 900 पिक्सल्स की है, और इसका 72 पीपी है। ठीक है, और कस्टम के अंदर आप देख सकते हैं ये तमाम के तमाम साइज़ आ रहे हैं जिनके ऊपर पहले मैंने काम किया है। अच्छा, अक्सर लोगों को इमेज कॉपी का नहीं पता, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हम गूगल के ऊपर किसी इमेज पे हम कोई इमेज कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं और इस इमेज पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये भी एडोब हेल्थ सेंटर की इमेज है। 1601 बाय 664 इसका पिक्सल है। हम इसके ऊपर जाके अगर हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से कॉपी इमेज, और हम यहाँ से अगेन इसको खोलते हैं फाइल को, तो देखें क्लिपबोर्ड के ऊपर जो मेरे पास फाइल है वो 1601 बाय 664 पिक्सल्स की है। इसके अलावा कस्टम के अंदर देखें आ रहा है कि पहले, इससे पहले मैंने 1200 पिक्स बाय 900 पिक्सल्स की फ़ाइल, उससे पहले 1920 बाय 1080 की फ़ाइल जो है मैंने एडिट की हुई है 512 बाय 512 पिक्सल्स की हुई है। इस तरीके से ये तमाम साइज़ रिसेंट आ रहे हैं जिनको मैंने पहले यहाँ पे कस्टम साइज़ जो है मैंने यहाँ पे लिए हैं, कॉपी किए हैं या क्रिएट किए हैं। उसके बाद देखें जब हम ये क्रिएट का सेक्शन खोलते हैं तो यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उसका कस्टम साइज़ भी दे सकते हैं जो भी हमें साइज़ चाहिए। लाइक हमें चाहिए 1920 बाय 1080, तो हम जो भी हमें साइज़ चाहिए वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा पिक्सल्स की बजाय हम इंचज़ में जा सकते हैं। लाइक हमें अब A4 साइज़ चाहिए तो वो होता है 8.3 उसकी विड्थ होती है, और 11.7 जो है उसकी हाइट होती है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से उसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। आप पिक्सल्स में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स, पिकास और पिक्सल्स के अंदर इसको कर सकते हैं। आपका कलर मोड है, आप बिटमैप कलर यूज़ करते हैं, ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड वाइट। आप CMY के जो है ये 4 कलर प्रिंटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो CMY के कलर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ब्लैक कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्लैक कलर की सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हमने RGB कलर इसमें लिया है जिसकी 8 बिट है। आप 32 बिट तक की सिलेक्शन इसमें कर सकते हैं। मैं आपको 8 बिट का ही मशवरा दूंगा। बैकग्राउंड जो है आप वाइट रखना चाहते हैं, इमेज का ब्लैक रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट, या फिर आप वो उसको कस्टम करना चाहते हैं, तो यानी कस्टम में भी आप अपनी मर्ज़ी का कलर रख सकते हैं। उसके बाद आ गया जी आपकी एडवांस ऑप्शंस होती हैं। कलर प्रोफाइल जो है आपके, यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके देखें। आप मैंने इसको डॉन कलर मैनेज किया हुआ है ताकि इमेज के हिसाब से, और डिफ़ॉल्ट भी यही होता है। आप उसके अलावा यहाँ पे दीगर एनकोडिंग्स दी गई हैं कलर के हवाले से, आप इनको फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। उसके अलावा पिक्सल एक्सेप्ट रेशो है, बेस्ट स्क्वायर पिक्सल ही है, लेकिन अगर आप इसको वाइट स्क्रीन पिक्सल्स करना चाहते हैं HTV 1080
कि आप पिक्सेल्स लेना चाहते हैं तो वो तमाम के तमाम यहाँ हैं। स्क्वायर पिक्सेल्स ही ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पिक्सल आपको तमाम तरह के पिक्सेल्स के लिए सूटेबल रहता है। उसके अलावा क्योंकि अब जो अडोब के लेटेस्ट वर्जन हैं ये क्लाउड के साथ वर्क करते हैं, यानी कि आप अपना डाटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन कुछ स्टोर किया हुआ है तो वो यहाँ पे सेव्ड में शो होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन है फ़ोटो की, जो लाइक फ़ोटो स्टूडियोज़ वगैरह में जो फ़ोटो साइज़ यूज़ होते हैं डिफ़ॉल्ट के तौर पे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप का जो साइज़ है वो 16x12 सेंटीमीटर्स का साइज़ होता है। लैंडस्केप 3x2, लैंडस्केप 6x4, 7x5, 10x8, और इसके बाद पोर्ट्रेट 2x3 है, पोर्ट्रेट 4x6 है, पोर्ट्रेट 5x7 है, पोर्ट्रेट 8x10, यानी उसने तमाम साइज़ जो है डिफ़ॉल्ट जो आपको ज़रूरत पड़ता है एक अगर आप काम कर रहे हैं फ़ोटोग्राफी तौर पे, तो फ़ोटोग्राफिक एडिटिंग के लिए ये बेहतरीन साइज़ आपको यहाँ पे अवेल कर देता है वो, ताकि आपको सिलेक्शन के अंदर देर ना लगे और आपको जो है इसको सिलेक्ट करने में कोई मसला ना हो। उसके बाद प्रिंट के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आपको पेपर साइज़ वगैरह जितने भी हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, ताकि आपको इसके अंदर आसानी हो सके। लाइक लेटर है, लीगल है, वो टैबॉइड है, A4 है, A6 है, A5 है, A3 है, B5 है, यानी तमाम के तमाम पेपर साइज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अक्सर लोग जो है एडोब फोटोशॉप को जो इस्तेमाल करते हैं उनको इसके मतलब नहीं पता, और वो बस क्रिएट न्यू के बाद जो है वहीं से कस्टम पिक्सेल्स को यूज़ करते 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 इसको इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि उन लोगों को नहीं पता कि ये प्रिंट डिस्क्रिप्शन के अंदर कितना बेहतरीन काम करता है एडोब फोटोशॉप। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के अंदर जो है इसके पिक्सल टूल्स हैं, जो कि पिक्सल ग्रिड है, पोस्टर है, पोस्ट कार्ड है, 1080p की HD इमेज है या 720p की, तो ये वहाँ से इसकी सिलेक्शन आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वेब डेवलपर हैं या वेबसाइट्स के थ्रू आप जो है अपना यहाँ से डिज़ाइन करते हैं, तो आप वेब की जितनी भी आपकी ज़रूरियात है वो यहाँ पे आपको उसका साइज़ मिल जाएगा। लाइक वेब मोस्ट कॉमन साइज़ जो है वो 1366 बाय 768 पिक्सल्स का है। उसके अलावा लार्ज जो है जो अब यूज़ हो रहा है वो 1920 बाय 1080p का है, जो कि HDB कहलाता है। उसके अलावा मीडियम साइज़ जो है जो हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं तो फाइल थोड़ी छोटी है, कि आपके सामने आती है 1440 बाय 900 पिक्सल्स का है। उसके बाद इसका मिनिमम साइज़ 1024 बाय 768 पिक्सल्स है। इसी तरीके से वेब स्मॉल, यानी ये तमाम साइज़ चल रहे हैं। मैकबुक का प्रो 13 का जो रेटिना है वो ये है, मैकबुक प्रो 15 का रेटिना है, iMac 27 है, डेस्कटॉप का HD डिज़ाइन है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद मोबाइल आ जाता है, तो मोबाइल के अंदर iPhone X यहाँ पे उसकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन iPhone 7, 8, यानी तमाम तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का देखें आप देख सकते हैं। एंड्रॉयड का 1080p ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो एंड्रॉयड का भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। इवन के देखें आपको यहाँ पे एप्पल वॉच, मोबाइल डिज़ाइन, आपको iOS 7 iPad ऐप, यानी तमाम तकरीबन जो आपकी ज़रूरत की जितने भी आपकी ज़रूरत के मोबाइल्स टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी साइज़ हैं आपकी ज़रूरत के, वो सब के सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये अपडेट भी होता रहता है। फिल्म एंड वीडियो के अंदर आप मिसाल के तौर पर वो डिस्क्रिप्शन इमेज जो आप बनाते हैं यूट्यूब वगैरह के लिए, वो भी आप यहाँ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि HDTV 1080p, HDV 1080p, तो ये तमाम के तमाम यहाँ पे इसके अंदर देखें 2K, 4K, इवन के 8K इमेज भी आप बहुत आसानी से इसके अंदर बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम साइज़ यहाँ पे मेंशन। एनिमेशन भी आप एनिमेशन का भी थोड़ा बहुत वर्क जो है इसमें कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में, लेकिन उसके लिए आपको प्रो लेवल का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अब जो है हम चलते हैं रिसेंट पे और हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो हमने जो भी साइज़ की इमेज कॉपी की होता है वो फर्स्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट होता है, और हम कंट्रोल V करके यहाँ पे इसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं, और हम कंट्रोल S के ज़रिए इसको सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्लाउड में सेव कर लें, आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैंने इसको कैंसिल कर दिया, माजरत। कंट्रोल S के बाद यहाँ पे एक चीज़ और ऑप्शन होती है इमेज सेव करने के लिए, कि आपने इसको जिस भी फॉर्मेट में सेव करना है, वो तकरीबन तमाम फॉर्मेट्स यहाँ मौजूद हैं। PSD है, ज़्यादातर JPEG यूज़ होता है या PNG यूज़ होता है, ये PNG। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं JPEG और PNG का बहुत आसान सा कॉमन सी चीज़ है, एक फ़र्क बता देता हूं आपको, ताकि आपके लिए जो है आसानी हो इस चीज़ को समझने में कि JPEG और PNG बेसिकली हैं क्या। JPEG जो है वो अपनी इमेज, आपकी जो ट्रांसपेरेंट इमेज होती है उसको वो वाइट कर देता है, या जो भी आपका बैकग्राउंड कलर होता है उसके साथ चेंज कर देता है।
और अगर बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है तो वो यहाँ पे अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं होगा तो वो उसको वाइट कर देगा। जैसा कि अगर हम यहाँ से इमेज का बीच का हिस्सा कट कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो अब देखें इसके बैक साइड पे कोई भी कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। बॉक्सेस का मतलब है ट्रांसपेरेंट। लेकिन जब मैं इसको सेव करूँगा तो देखें ये इस तरीके से बीच में से वाइट हो जाएगा, क्योंकि ये जेपैग में है। अलबत्ता अगर मैं PNG 24 इसको करता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो जैसे ही मैंने इसको ये किया है तो ये यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गया। इवन के अगर हम इसको सेव भी करेंगे और कहीं पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो जब हम PNG यूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड नज़र आएगा, जबकि अगर हम JPEG को यूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा। इसको जो है मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब हम सेकंड के ऊपर चलते हैं। फाइल के अंदर हमारी दूसरी ऑप्शन है ओपन की। अगर हम कोई इमेज यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो हम उसको जाके ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई भी इमेज हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी हम वर्क करना चाह रहे हैं वो इमेज। यहाँ उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसको यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, बड़ी आसानी से वो यहाँ ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इसका दूसरा तरीक़ेकार आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं, और सबसे आसान Ctrl+O है। ठीक है, उसके बाद अडोब का एक और जो है सॉफ्टवेयर है ब्रिज। अगर आप इसको यहाँ की किसी इमेज को ब्रिज में ओपन करना चाहते हैं तो यहीं से ओपन कर सकते हैं। अगर आप ओपन एज करना चाहते हैं देन जो है आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं फाइल के अंदर। और ये तकरीबन उसी तरीके से ओपन स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपने फ़ोटोशॉप के स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सेव किया हुआ है तो ये किसी इमेज को एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी रिसेंट जो है यहाँ पे आ रहे हैं, वो रिसेंट्स यहाँ पे भी आ रहे हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं, और यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं आप अपनी तमाम रिसेंट को। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आपकी चीज़ें ओपन होंगी तो यहाँ क्लोज़, क्लोज़ ऑल, क्लोज़ अदर, क्लोज़ एंड गो ब्रिज, ये तमाम चीज़ें ऑप्शन मौजूद हैं। एक्सपोर्ट के अंदर जो है आप अपनी तमाम चीज़ों को, आप इमेजेस को, अपनी सेटिंग्स को और हर चीज़ को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी क्रिएट न्यू की तरफ। क्रिएट न्यू के अंदर हम यहाँ से हम ले लेते हैं 1080p। कहाँ पे हमें मिलेगा आपको पता है कि हमें 1080p का कहाँ साइज़ मिलेगा? अगर आपने थोड़ा सा भी मेरे साथ ये मेरी बात को समझ के किया तो हम यहाँ से इसकी सिलेक्शन जो है वेब में जाके कर सकते हैं। ठीक है, 1920x1080p, या फिर आप रिसेंट के अंदर जाके भी, जिस तरह कि मैंने शुरू में वीडियो के अंदर यहाँ खुद किया था, 1920 उसकी विड्थ रखी थी और हाइट मैंने उसकी कर दी थी 1080p। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं, ये इमेज हमारे सामने बन गई है। सबसे पहला जो हमारा टूल है ये मूव टूल होता है, और इसके अंदर जो न्यू सॉफ्टवेयर इसमें दो हैं, आर्टबोर्ड मूव टूल और सिंपल मूव टूल। अच्छा, इसके आगे देखें वी लिखा हुआ है। बेसिकली जब आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की शॉर्ट कीज़ याद होनी चाहिए ताकि आपका टाइम बच सके क्लिकिंग का और आप जल्द से जल्द तेज़ी के साथ काम कर सकें। तो ये आपको याद दहानी के लिए हर टूल के आगे उसका शॉर्टकट की दे देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई और की मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं वी प्रेस करूँगा तो फौरी तौर पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसका एम होगा तो यहाँ पे एम आ रहा है, देखें। ठीक है, यानी जिसका जो जो भी होगा वो यहाँ पे इनके शॉर्टकट कीज़ यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, बड़े गौर से देखना है आपने। अब आप मूव टूल का काम मैं आपको बता दूं। मूव उसके नाम से जो है आप इजीली देख सकते हैं कि मूव टूल जो है वो मूव करेगा चीज़ों को। तो अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास इमेज सेव है तो मैं इसको यहाँ पे देखें कि मैंने पेस्ट कर दिया Ctrl+V के थ्रू। अब मैं इस इमेज को मूव टूल के ज़रिए मूव कर सकता हूँ। मैं इसको जहाँ भी रखना चाहूँ मैं मूव टूल के ज़रिए कर सकता हूँ। और अगर मूव टूल सेलेक्ट है, आप माउस का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो कीबोर्ड के ऊपर जो आपके कीज़ मौजूद होते हैं, आप उन एरो कीज़ के मदद से भी आप जो है ये देखें इसको इजीली सेट कर सकते हैं इमेज को, और आप इसको इधर उधर कर सकते हैं जिस तरीके से आप मर्जी करना चाहें। अच्छा, इसी के अंदर आप देख रहे थे कि मूव टूल के अंदर दो टूल्स उसने दिए हुए थे। आर्टबोर्ड टूल था। अब ये आर्टबोर्ड टूल और मूव टूल के अंदर क्या फ़र्क है?
आर्टबोर्ड टूल जो है वो सिलेक्ट करता है एक ख़ास एरिया को और उसके ऊपर आपकी वर्किंग को आसान बनाता है, यानी कि आपकी इमेज के ऊपर ये एक और लेयर बना देता है। अब लेयर मैंने आपको इसका बता तो दिया है, लेकिन आपको अभी इसकी समझ नहीं आएगी। जब आप इस वीडियो के अख्ताम तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा जो सेकंड टूल है वो मार्की टूल है। मार्की टूल के अंदर 4 टूल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एप्रेटिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इस वक्त जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझाता चलूँ, आपको यहाँ ज़रूरत भी महसूस हो रही है क्रॉप करने की। अगर आप पिक्सल्स हमने वो 1080p की हमने इमेज ले ली थी, अब हमें इसको क्रॉप करना पड़ेगा कि अगर हम इस इमेज के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं सी प्रेस करके, या यहाँ पे क्रॉप टूल के मदद से। तो हम क्रॉप टूल यूज़ करते हुए देखें इसको ईजीली क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन देखें इससे जो है आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा, या फिर हम कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस करके देख सकते हैं कि हमारी विड्थ और हाइट चेंज हो चुकी है। तो हमारे पिक्सल जो हमें नीडेड थे वो नहीं हो पाएंगे। अब इसके दो तरीक़ेकार हैं, या तो हम यहाँ कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस करके 1920 प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे जो है हम हमारी जो रिक्वायर्ड है 1080। अब देखें, अब जब हम इसको कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, इमेज का साइज़ आपको सॉफ्टवेयर बता रहा है अगर आप कि भाई अगर मैं कस्टम सेम करूँगा तो ये चीज़ आएगी। हम अगर चाहें तो इनको लिंक आउट कर देंगे। अगर हम लिंक आउट कर देंगे तो देन हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखें उसने इसी इमेज को बगैर उसका पिक्सल ख़राब किए 1920 बाय 1080p के अंदर चेंज कर दिया। नहीं समझ आया तो दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट आई, ये आपकी जो इमेज की साइजिंग के लिए शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट आई। आप इसको ओरिजिनल साइज़ पे रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये लिंक की ऑप्शन है, ये लिंक की ऑप्शन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये लिंक की ऑप्शन ऑन होगी तो विदाउट पिक्चर साइज़ ख़राब किए, जैसे कि अगर मैं 1920 की बजाय कर देता हूँ 4230 यानी 4K, तो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली 2379 सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ताकि आपकी इमेज का ओरिजिनल साइज़ भी ख़राब ना हो और आप उसके पिक्सल्स अप डाउन कर सकें। ठीक है, ये साइजिंग हो रही है क्योंकि हम उसको 4K पे लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसने इमेज को बगैर ख़राब किए कितनी सफाई के साथ उसको 4K के ऊपर लेके आया। ठीक है, अब इसी के अंदर दोबारा कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं इसको अनलिंक कर दूँ और यहाँ पे मैं इसका साइज़ कर दूँ 1080, तो देखें मैं इसको ओके करूँगा तो ये इसकी इमेज का साइज़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंज हो गया। ये आपकी कवर फ़ोटो साइज़ का जो है वो बन चुका है, 4K कवर साइज़ हो चुका है। उम्मीद है आपको लिंक का ये जो ऑप्शन है इमेज साइजिंग में वो समझ आ गया। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको मज़ीद समझा सकूं। ठीक है। अच्छा, वापसी जाने के लिए अगेन कंट्रोल जेड की ऑप्शन है। जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं उनमें वन टाइम कंट्रोल जेड होता है, आफ्टर अगर आपको री अंडू कर बार बार अंडू करना है तो कंट्रोल ऑल्ट जेड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और टूल है जी, लेसो टूल। लेसो टूल के अंदर 3 टूल होते हैं, लेसो टूल, पॉलीडेमिक लेसो टूल और मैग्नेटिक। तो ये 3 टूल्स लेसो टूल्स में होते हैं। उसके बाद जो है हमारा वैन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल है और इसके अंदर जो सबसे अच्छा टूल है वो मैजिक वैन टूल है। उसके बाद क्रॉप को हमने थोड़ा सा देख भी लिए, मज़ीद भी देख लेते हैं। क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल बेसिकली 3D की एक किस्म है, लेकिन ये बहुत प्यारा क्रॉप टूल है। इसको थोड़ा सा मैं यूज़ भी आपको करके दिखाता हूँ। लाइक अब जैसे कि मैं इन पत्तों के 3D इमेज बनाना चाहता हूँ, तो देखिए मैं इसकी सिलेक्शन इस तरीके से करता हूँ, लेकिन ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन जब ये एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया, जब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल सीधी इमेज आएगी, लगेगा ही नहीं कि हमने इस तरह की इमेज से इसको कैप्चर किया। अक्सर जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिनमें हमने पिक्चर्स वगैरह थोड़ी सी टेढ़ी ली होती है या प्रॉब्लम होती है, बाज़ ये उनको भी इस सफाई के साथ ठीक करता है कि बहुत आला। ये मैंने इसका छोटा सा पीस कट किया है उसके साथ, ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, उसके बाद जो है स्लाइस टूल है और स्लाइस सेलेक्ट टूल है। मुझे नहीं याद कि मैंने स्लाइस टूल या स्लाइस सेलेक्ट टूल
पिछले 7-8 सालों में 2 या 3 बार से ज़्यादा यूज़ किया। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है फ्रेम टूल है, ये यूज़ होता है फ्रेमिंग के लिए। ठीक है जी, ये फ्रेम बन गया, आपकी पिक्चर उस फ्रेम के अंदर आ गई और आपकी जो बाकी साइड्स हैं वो खाली हो गई हैं। ये कलर सिलेक्शन टूल आ जाता है। उसके बाद आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल के अंदर जो है आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखें यहाँ पे कलर है, तो आई ड्रॉपर के थ्रू आपको जो कलर भी चाहिए, जैसा कि मैंने इसका नाम कलर सिलेक्शन टूल ही लिया था, तो आप उस कलर को यहाँ से आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं जो चाहिए। सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और वो कलर यहाँ सिलेक्ट हो रहा है और ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज भी हो रहा है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने जब कलर चेंज करना होता है किसी चीज़ का, या सेम कलर हमें चाहिए होता है कहीं और करने के लिए, तो हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके अंदर 3D मटेरियल आई ड्रॉपर है, ये 3D के अंदर इस्तेमाल होगा। कलर सैम्पलर टूल है, आप कलर का सैंपल आपको ये आपको बता देगा कि कलर जो है कौन कौन सा है, RGB इसके अंदर क्या। आप जिस पे भी जाएंगे वो यहाँ पे आपको बता देगा, ताकि आप इन कलर्स को अगर वेब पे यूज़ करना चाहें तो आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। आप प्रिंटर वगैरह या जहाँ पे भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप आसानी के साथ इस कमांड की या इन कलर के नंबर्स के हिसाब से आप इजीली इन कलर्स को बना सकें। ठीक है, देखें मैं इसको जहाँ जाके जिस कलर पे भी लेके जा रहा हूँ, ये अपने आपको RGB जो है यहाँ पे शो कर रहा है और ये हर चीज़ आपको बता रहा है। 4 कलर के अंदर ये 8 बिट बता रहा है कि C इतना है, M इतना है, Y इतना है, K इतना है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको शो कर रहा है। उसके बाद जो है रूलर टूल है। रूलर टूल जो है आपको इसकी पिक्सल, ये ऊपर ऑलरेडी भी तकरीबन रूलर टूल ही चल रहा है, रोलर टूल ही चल रहा है, तो ये आपको इसको बंद कर देते हैं। ये आपका रूलर टूल है जो कि आपकी साइजिंग वगैरह और दीगर चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता देता है। उसके बाद जो है नोट टूल है। अगर आप नोट इसके ऊपर कोई रखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे इस पर नोट ऐड कर सकते हैं। बाद वक़्त आप एडिटिंग करते हुए यहाँ पे कोई नोट देना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप क्लाइंट के लिए एडिट कर रहे हैं तो आप जब चाहते हैं कि क्लाइंट को पता हो वो किस तरीके से, तो आप नोट वहाँ पे छोड़ सकते हैं कि जब वो PSD फाइल खोलेगा तो नोट जो होगा उस पर क्लिक करके आप बता सकते हैं कि मैंने ये कलर यूज़ किया, या इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 काउंट टूल है, जो कि इसकी काउंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि ये 0.1 है, ये 0.2 है जी, ये 0.3 है। अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो, देखें मैंने 1 2 और ये 3 सेलेक्ट किया हुआ नहीं नज़र आ रहा, तो मैं यहाँ 4 कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए 5, ताकि पिक्चर्स के जितने भी हिस्से हैं मैं आपको आसानी के साथ उसको काउंट का दिखा सकूँ। ठीक है, इनको ख़त्म भी कर देता हूँ। उसके बाद जो है जनाब यहाँ पे है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये भी बड़ा मज़े का टूल है, आपकी बैक साइड को हील करता है आपकी इमेज की। और उसके अलावा हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल है, रेड आई टूल है। ये तकरीबन ये काम के टूल्स हैं बहुत। उसके अलावा पेंट आपके टूल्स यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट, अगर आप कलर चेंज करना चाहें, मिक्सर ब्रश टूल है, 2 कलर्स को आप एक साथ करना चाहते हैं तो ये वहाँ इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इंतहाई प्रोफेशनल टूल है आपका पैटर्न स्टैम्प टूल और क्लोन स्टैम्प टूल। ये भी बहुत, जैसे कि आपने अक्सर इमेजेस देखी होंगी जिनके अंदर जो है जुड़वा लोगों को दिखाया जाता है, तो आजकल तो वो सॉफ्टवेयर हैं जो करते हैं, लेकिन आप जब प्रोफेशनली तौर पे 2 लोगों को जुड़वा दिखाना है या 2 चीज़ों को एक साथ दिखाना है, या बाज़ जगह बहुत सी खामियों को फ़ोटो से दूर करना है, तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है क्लोन टूल। उसके अलावा जो है हिस्ट्री ब्रश टूल है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है, यहाँ पे आपका रेज़र टूल है और बैकग्राउंड इरेज़र टूल है, मैजिक इरेज़र टूल है। उसके बाद आपका ग्रेडियंट टूल आ जाता है यहाँ पे, पेंट बकेट टूल है, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है। तो मेरा ख्याल से मैं पहले बताए जा रहा हूँ, क्लिक बाद में कर रहा हूँ। तो ये ब्लर टूल है, शार्पन टूल है। उसके बाद स्मज टूल है। स्मज टूल भी चीज़ों को स्मज करने के लिए, ये भी बहुत सी जगह पे कारआमद है और इस्तेमाल होता है। बाज़ जगह फ़ोटोज़ के अंदर कुछ चंद ऐसी तब्दीलियाँ करनी होती हैं या बैकग्राउंड हमने ब्लर करना होता है तो हम स्मज टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी, यानी कि फ़ोटो की जेन्युइन इमेजिंग को ख़राब किए बग़ैर अगर आपने करना है तो दैन आपको ब्लर यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने फ़ोटो के अंदर इस चीज़ को चेंज करना है और आप नहीं चाहते कि पता चले पीछे क्या था, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है स्मज टूल यूज़ होता है। ये बिल्कुल पिक्चर की जो एक बिल्कुल चेंज कर देता है उसको मुकम्मल, यानी वो अपनी असलियत को जो है उसको पहचान नहीं सकते। और आजकल जो है अमेजिंग आर्ट्स बनाने के लिए भी जो है फ़ोटोशॉप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें, बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा कि यहाँ क्या चीज़ थी, बिल्कुल डिफरेंट सा आर्ट बन गया है।
ठीक है। शार्पन टूल है, शार्पन टूल इमेज को शार्प करने के लिए, और ब्लर टूल मैंने जैसे कि बताया कि ये ब्लर करने के लिए। उसके बाद जो है हमारा डॉज टूल है, हमारा बर्न टूल है। बर्न टूल थोड़ा सा इमेज को जला देता है, लाइट्स ब्लैक कर देता है, और स्पॉन्ज टूल कलर ही निकाल लेता है और ब्लैक एंड वाइट कर देता है तकरीबन उसको। और उसके बाद जो है हमारा पेन टूल आ जाता है, हमारा फ्रीडम पेन टूल आ जाता है। ये भी मेरे ख्याल से 7-8 सालों से मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं है इसको, 1-2 बार इस्तेमाल किया होगा। अब इसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया था ताकि मुझे पता हो ये क्या है बस। उसके अलावा जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जी, टेक्स्ट टूल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, और उसके अलावा मास्किंग के अंदर आ जाता है। और मास्किंग में भी दो हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा पाथ सिलेक्शन टूल आ जाता है किसी एक पाथ को सिलेक्ट करने के लिए, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है किसी भी चीज़ को डायरेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है ये बेसिकली हमारे, मैं आपको क्या कहूँ, यानी कि ये जिस तरह होते थे ऑब्जेक्ट्स, यहाँ ये हमारे ऑब्जेक्ट, एक तरह ऑब्जेक्ट्स टूल हैं। ये देखें, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, यानी कि जिस तरह आपने पेंट यूज़ किया तो उसमें ऑब्जेक्ट होते थे, या वर्ड के अंदर जिस तरह ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं ये देखें। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये राउंडेड है, ये एलिप्स है, तो ये सारे वो हमारी शेप्स, हाँ, अब शेप्स ऑब्जेक्ट ये वो हैं हमारी, ये शेप्स आ जाती हैं यहाँ पे। और ख्याल से तकरीबन हो गए, रह गया ये बेचारा, ये हमारा हैंड टूल है, और रोटेट व्यू टूल है। ये देखें जी, अगर आप इमेज को रोटेट करके देखना चाहते हैं, और हैंड टूल जो होता है वो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपने इमेज को अप डाउन करना होता है। जैसे कि जब हमने बहुत ज़्यादा जूम इन के ऊपर रखा हुआ इमेज को, तो हैंड टूल हमारे काम आता है इस इमेज को अप डाउन करने के। उसके अलावा जो है हमारा जूम टूल है, इमेज को जूम करने के लिए। अच्छा, माज़रत मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो मैं इमेज को जूम कर रहा था और जूम आउट कर रहा था, कंट्रोल प्लस से और कंट्रोल माइनस से कर रहा हूँ। उसके अलावा ये हमारी मेन्यू को जो है एडिट करने के लिए है। एडिट टूल बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन आ जाएगी। इसमें जो जो आपने ऊपर रखना है आप उस मेन्यू को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जिस जिस टूल का आपका ज़्यादा इस्तेमाल है उसको ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ ये हमारे लेसो टूल्स जो हैं, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो मैग्नेटिक लेसो टूल होता है। तो हमेशा मैं इसको ऊपर रखता हूँ, और मैंने वीडियो से पहले इसको नीचे कर दिया था ताकि आप लोगों को बता सकूं, कोई एक तो टूल हो ना जो अप डाउन करूं और आपको समझ आए ये करता क्या है। तो ये मैंने एक तरह डिफ़ॉल्ट के ऊपर अब मैग्नेटिक लेसर टूल को कर दिया फर्स्ट के ऊपर। मैं जब भी क्लिक करूं मैग्नेटिक सेलेक्ट हो, इस तरीके से ये तमाम टूल्स तकरीबन यहाँ आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो दो बॉक्स आ रहे हैं, जिन लोगों ने पेंट यूज़ किया उनको तो पता होगा, हमारा तो बचपन खैर पेंट के साथ खेल खेल के गुजरा है, आप सबका भी तकरीबन ऐसे ही रहा होगा, या आप हमारे से यंग जनरेशन है थोड़ी सी। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास ये पूरी की पूरी कलर सिलेक्शन आ गई है। आप यहाँ से कर सकते हैं, आप वेब कलर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, आप यानी जो चाहें आप कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम कलर ऑप्शन आपकी RGB यहाँ मौजूद है। ठीक है। इवन कि अगर आप वेब से कलर लेना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिख देते हैं वेब कलर टेबल। अब देखें यहाँ पे आ रहा है कि डार्क रेड ये है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, और कॉपी करके देखें जब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली डार्क रेड सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वेब कलर्स आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ आप इनको कलर्स को बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसमें देखें दो बॉक्सेस हैं। अब ये एक जो है बैकग्राउंड के लिए है, और ये कलर जो है आपके ब्रश टूल्स के ऊपर जब आप यूज़ कर रहे होंगे ये होगा। अब इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे ये एक एरो का निशान आप देख सकते हैं, आप इसको प्रेस करके इनको शिफ्ट कर सकते हैं, ये कलर शिफ्टर है। ठीक है। और ध्यान रखें कि ये आपसे प्रेस ना हो, अगर आपसे ये प्रेस हो गया मतलब कि ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक है। तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है। जब आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप दोबारा सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको वापस सही कर लिया। ठीक है। उसके बाद ये आपके क्विक मास्क मोड हैं,
और इसके साथ साथ आपके चेंज स्क्रीन मोड है। ठीक है, इस तरीके से वो कह रहा है कि आप अगर फुल स्क्रीन में चले जाएंगे, तो मैं फुल में नहीं जाना चाहता, मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड स्क्रीन सही है मुझे। अब आ जाते हैं हमारी इधर वाली साइड के ऊपर। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारी ये लेयर्स चल रही हैं। जो लेयर ऊपर होगी वही लेयर नज़र आएगी। जैसा कि अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर कर देता हूँ तो ये नज़र आएगी और ये छुप जाएगी। लेकिन अब आपको दिखाते हैं जी ये टूल्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं अब इस टूल को ले लेता हूँ, रेक्टेकुलर मार्की टूल को, अब मैं जितना हिस्सा इसका यहाँ से डिलीट करूँगा तो देखें बैकग्राउंड इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगी जो बैक साइड पे है। ठीक है, यानी कि ये आपकी लेयरिंग के ऑप्शंस हैं। जो लेयर ऊपर होगी वही लेयर नज़र आएगी। आप 10 लेयर्स बनाएं, 15 बनाएं, 20, 50, और बाज़-औक़ात आपके प्रोजेक्ट में बाकी 20-20, 25-25 लेयर्स बन जाती हैं जब आप प्रोफेशनल वर्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो अपने लेयर्स को कोशिश किया करें कि नाम दे दें। जैसे मैं लेयर जो मेरी बैकग्राउंड की है लेयर 0, मैं उसको BG का नाम दे देता हूँ, और जो मैं अभी इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं सिंपल इमेज का नाम दे देता हूँ। तो अपनी लेयर्स को कोशिश किया करें कि, और न्यू लेयर सिलेक्शन जो है आप यहाँ से कर सकते हैं बाय प्रेसिंग प्लस। अच्छा, लेयर्स का काम क्या होता है, वो पिछली लेयर को डिस्टर्ब किए बगैर उसका काम यहाँ कर रही होती है। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे आकर इस इमेज के ऊपर कुछ इरेज करूँ तो ये ख़राब हो जाएगी। अब मुझे चाहिए हो, मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वाइट इमेज है ना, इसको मैं बीच में करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी वाइट इमेज है ये ख़राब नहीं होनी चाहिए, जो मेरी ये बनी हुई है, लेकिन ये बैकग्राउंड की इमेज मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके देखें, इसको डिलीट करूँगा, देखें ये इमेज बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही जो ऊपर वाली इमेज है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस इमेज को पकड़ के देखूँगा तो देखें ये किस कदर डैमेज हो चुकी है। लेकिन जब भी मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो, यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें, लेयरिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम जिस इमेज पे काम कर रहे होते हैं जस्ट वही इमेज ख़राब होती है और उसी के अंदर चेंजिंग्स आती हैं। तो अगर हमारे से कोई गलती भी हो जाती है तो हमारी बकिया जो लेयर्स होती हैं, बकिया जो हमारा काम होता है वो सेफ़ रहता है। ठीक है, उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा इसमें। अब इसके बाद जो है हम, मेरे ख़्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हमें इसे पार्ट्स में चेंज कर देना चाहिए क्योंकि 38 मिनट्स पे वीडियो पहुंच चुकी है। तो मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी बात करेंगे। ठीक है जी, आज का हमारा वीडियो, मेरी कोशिश थी कि एक ही वीडियो के अंदर इस पूरे के पूरे को कंप्लीट कर दूं, लेकिन ये जो है तकरीबन 30 मिनट आधे घंटे के अंदर मैं जस्ट इसका तारुफ ही दे सका हूँ आपको।